हेलो गाइज, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 28 है और उम्मीद है आप पहली वाली वीडियो देख चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है उसके बारे में बताना है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में इस पेज पे आपके एनसीईआरटी निकाल लो। और टॉपिक है 2.6.3। ये टॉपिक है 2.6.3, दिस वन। तो 2.6.3 जो कि है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ उन्होंने ये पूछा था कि अगर हम इसमें देखें तो एन प्लस एल रूल जो हमने सीखा था वो हमें ये बताता था कि जिस किसी की भी एन प्लस एल की जो वैल्यू होती है, अगर ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, कम है तो उसकी एनर्जी कम है। तो एन प्लस एल रूल ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। इससे हम बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि आपका 3s और 3d में से किसकी एनर्जी कम है। तो 3s में देखेंगे तो 3 प्लस 0 एज यू नो एल की वैल्यू, तो ये 3 आ गया। यहाँ 3 प्लस 2 ये होगी एल की वैल्यू की है 5। तो साफ पता लग रहा है इसकी एनर्जी जो है वो कम है। लेकिन एक कन्फ्यूज क्रिएट होती है कि कन्फ्यूजन ये है कि इस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल वाले टॉपिक में यहाँ इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इंक्रीज एज फॉलो। जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो ऐसे इंक्रीज होती है। पहले 1s, चलो ठीक है, 2s और 2p। अब 2s और 2p की कैसे बराबर होगी, 3s और 3p और 3d की कैसे बराबर होगी, ये एनर्जी कैसे बराबर हो गई है। तो ये क्वेश्चन था। जबकि 2s और 2p में अगर आप n प्लस एल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये 2s है, ये 2p है, तो ये 2 प्लस 0 यानी 2 आएगा, 2 प्लस 1 यानी 3 आएगा। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दे रखा है कि 2s और 2p की एनर्जी जो है वो क्या बराबर है। तो आंसर छुपा हुआ है। याद रखो अच्छी तरह से कि किस केस में ऐसा होता है। सिर्फ एक ही केस में, अगर आप कौन सा एटम ले लोगे, हाइड्रोजन एटम। अगर आपने हाइड्रोजन एटम ले रखा है तो उस केस में ऐसा होता है। क्या होता है मैं आपको बता दूं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन 1s, ठीक है, उसके बाद 2s और 2p की एनर्जी इक्वल हो जाती है, फिर 3s 3p 3d इसकी एनर्जी इक्वल हो जाती है, फिर 4s 4p 4d और 4f की एनर्जी जो है वो क्या इक्वल हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो शेल है वो सारी खाली पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि वो न्यूक्लियस से सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अट्रैक्शन। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां 2 काम होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका अट्रैक्शन भी होता है और एक आपका रिपल्सन भी होता है। कैसे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन कैसे होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपल्सन, ठीक है ना। अगर मान लो 2p में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 3s में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं 2, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जहां एक ही काम होता है, कौन सा, अट्रैक्शन, वहां रिपल्सन नहीं होता। और उस सभी में जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे मेजर किया जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 की बात करें तो 4s 4p 4d इन सभी की जो एनर्जी है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है अब आपकी समझ में आ जाएगी। वो ऑर्बिटल जो जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना, इन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इन सभी में अगर मान लो 4 की ही बात करूं मैं, अगर 4s 4p 4d 4f इन केस इनमें इलेक्ट्रॉन होता तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट जो न्यूक्लियस है वो कौन करता। तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में होता है वो होता है S, उसके बाद न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में P, फिर D और उसके सबसे लास्ट में F। न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा अगर S में होगा तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, एक ही शेल, अगर मान लो 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो 4s 4p 4d 4f, ठीक है ना। अगर मैं इन सभी का केस लूं तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास कोई होगा तो वो S होगा, सबसे ज्यादा दूर कोई होगा तो वो F होगा, ठीक है।
तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर N+L रूल नहीं लगता हाइड्रोजन के केस में। ये देखो इन्होंने दिखा रखे हैं, ये दो केस दिखा रखे हैं, ए और बी। ए सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1s है, उसके बाद 2s 2p जितने भी है इन सभी की एनर्जी का जो लेवल दिखा रखा है, इन सभी की एनर्जी इक्वल है। 3 में सभी की एनर्जी इक्वल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता अदर देन हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एटम का चलो हो गया, अदर देन हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दिखा रखा है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इस केस में हम क्या लगाते हैं, N+L रूल। जिसकी भी N+L की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी कम है, उसको पहले फिलअप करो, जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में फिलअप करो। और ये बात ऑफ-बाउंड रूल ने भी बताई थी। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये दो अलग अलग केस हैं जिनमें एनर्जी सेम रहती है हर शेल में, वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉन का कोई भी हो जाए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कोई भी हो जाए, तो उसमें एनर्जी लेवल ऐसे चलता है, N+L रूल को फॉलो करता हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगले इस पर चलते हैं। अब NCERT की कुछ बचे हुए क्वेश्चन है और एंडिंग चल रहा है, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी खत्म कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले NCERT का क्वेश्चन है 22। देखो भाई NCERT का 22 केस जो है, पूरा चैप्टर जो है एक तरह से वो खत्म हो चुका है और अब हम इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो करेंगे। NCERT तो खैर सारी हमने कंप्लीट कर ही लिया है। और उसके बाद हम नीट के क्वेश्चन भी करेंगे जो मेडिकल के होते हैं। तो देखो एक बार पीछे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है 67, क्वेश्चन नंबर 67, और ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी सबशेल आर एसोसिएटेड विद N=4। N=4 में कितनी सबशेल होती हैं, तो नंबर ऑफ सबशेल इन N सेल = फॉर्मूला याद है आपको, N यानी फोर्थ में 4 ही सबशेल होती हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सबशेल हैविंग MS, स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको MS से भी रिप्रेजेंट करते हैं और S से भी करते हैं। तो -½ वाले कितने होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले तो 4 है, तो 4 में आप पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, फिर उसमें -½ का मतलब है आपको अच्छी तरह पता है कि टोटल में से हाफ कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कईयों को तो पहले से ही पता होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, फॉर्मूला भाई 2n²। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th शेल, तो आंसर कितना आ गया, 2 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बताओ जिनकी MS वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन हैविंग MS वैल्यू -½ तो ऐसे कितने हो जाएंगे इसमें, 16 इलेक्ट्रॉन। खत्म खेल। +½ -½ दोनों मिलके 32 होते हैं, तो हाफ वाले -½ वाले 16 हो गए। तो आज की क्लास में हम ऐसे कितने 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 75 में से कुछ तो ये NCERT के होंगे और कुछ जो बचे हुए होंगे वो लास्ट ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और बहुत आसान है, बहुत आराम से आप प्रैक्टिस करोगे इनकी और मज़ा भी आएगा। इंडिकेट करके दिखाओ, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताने हैं, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन और क्रिप्टन में भी। तो इसमें से मुश्किल में 2 उठा लेता हूँ, जैसे एक क्रोमियम और एक क्रिप्टन, ये उठा लेता हूँ। क्रोमियम को अगर आप देखो तो इसके अंदर, जैसे ये क्रोमियम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 24, वेरी पॉपुलर। क्रोमियम और कॉपर तो ऐसा केस है जो आप कॉन्फ़िगरेशन अगर सीखो तो ये सीख के चले जाओ, आपके नंबर एग्जाम में बड़े आराम से आ जाएंगे और आएंगे जरूर। ये क्रोमियम, कॉपर और इसका आयन। तो क्रोमियम 24 एक्सेप्शन केस है, सभी को पता है। आर्गन और यहाँ 3D और 4s होता है। क्या होता है क्रोमियम में, सबसे पहले तो ये होना चाहिए था क्या, 24 है तो 18 + 2 20 और 4 24, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 5 और 1। अब वो पूछ रहे हैं बताओ, ये तो खैर सभी को पता ही होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन है और एग्जाम में अक्सर आती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चलो देखते हैं, डी बना के देखते हैं। डी में 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5, कैसे दिखाओगे भाई, ऐसे भर दोगे क्या तुम इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 ऐसे भर दोगे, ये गलत है, ये गलत है। अब सही क्या है वो देखो, सही 1 2 3 4 5,
हंट्स रूल फॉलो करेंगे। क्या कह रहा था हंट्स रूल? नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल द डिब्बे आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ये हो गया हाफ फिल्ड। 5 थे, पांचों फिल्ड। अच्छा, एस में एक ही है तो एस में एक, तो ये करेक्ट है, ये गलत है फिलिंग का तरीका। अब बताओ टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 6। इस तरीके से आगे। अभी इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, मैं एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी कर देता हूँ। अगर मान लो ये आयरन को पूछ रहे हैं, आयरन में ऐसा क्या होगा? तो देखो आयरन में आर्गन 3d और 4s। भाई आयरन होता है 26, तो यहाँ देखें तो 18 + 2 20 और 6 26। तो देखिए डी में बना के देखो 1 2 3 4 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो पेयर हो गया। अब अनपेयर कितने रहेंगे? 4। एस में देखे तो एस में तो एक भी अनपेयर नहीं है, तो वैसे ही 2 है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर यहां बात की जाए तो यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आपके कितने? 4। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये हो गए खत्म आपके। और एक क्रिप्टन अजीबोगरीब सा एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं आपको क्रिप्टन भी दिखाता हूँ, क्रिप्टन को कैसे कर सकते हैं। देखो क्रिप्टन के लिए आप इन चीजों को याद रख लेना। क्या? 18 ग्रुप, ठीक है ना, हीना, नीना और करो, एक्सरे, रंगीन, ठीक है। ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। हालांकि अभी हम अगला ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 3rd पीरियोडिक टेबल का। उसमें तो खैर पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो अभी सिर्फ 30 जिंक तक आपको सिखाई गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो पूरी पीरियोडिक टेबल की हो जाएगी। तो मैं बता दूं, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसमें ये सभी नोबल गैसेज होती हैं, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे अगर आप आर्गन की बात करोगे, नियोन की बात करोगे, तो नियोन को अगर हम देखें तो नियोन होता क्या है भाई? 1s2 2s2 2p6। हो गया खत्म, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। है कहीं पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन? p में 6 है, तो आप p को बना के देख लो। 1 2 1 2 3 4 5 6, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह आर्गन भी होगा, और आपको पता भी है आर्गन तो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे कोई अनपेयर, तो पूरी के पूरे केस में आपको कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो क्रिप्टन में वो पूछ रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? क्रिप्टन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा 0। खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो 65 क्या है? द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। बिल्कुल सच बात है। अगर आप एल्यूमिनियम को देखोगे तो देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में 1 आ गया, 13 होता है ना, तो 10 और 3 13। अगर सिलिकॉन को देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 आ गया। यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन p में गया है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन p में गया है। अब बताओ, मुझे इतना समझा दो, 3p में न्यूक्लियस के पास कौन है? सबसे ज़्यादा पास कौन है? दोनों। ये भी 3p है, ये भी 3p है। फिर आप कैसे बता सकते हो कि इन्होंने, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बताओ विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। कौन सा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करेगा? यार वो तो दोनों 3p है, तो दोनों ही करेंगे, क्योंकि 3p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल बराबर दूरी पर होते हैं न्यूक्लियस के। आज की क्लास में मैंने समझाया था। अगर कंपैरिजन आता इन दोनों के बीच में, जैसे 3p 3d के बीच में, तो आप अब कह सकते हो आप कि जो 3p है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, 3d न्यूक्लियस से दूर है, 3s न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा पास है। लेकिन यहाँ तो 3p में ही आ गया। अब क्या करेंगे? अब तो हम फंस गए। लेकिन एक सिंपल तरीका जो आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एल्यूमिनियम जो कि 13 होता है, सिलिकॉन जो कि अगले ही उसमें आता है, तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट, ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ठीक है, और एक ही पीरियड में आते हैं दोनों। तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज? क्योंकि इसके पास 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है इसके पास, और इसके पास 14 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के बढ़ने से, इंक्रीज होने से
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इनमें से अब आप बता सकते हो कौन सा ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आंसर है सिलिकॉन। लॉजिक मैंने समझा दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आंसर इसका सिलिकॉन है। और अगर बात करें तो 64 में कहा गया है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर बताओ कौन सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करेगा, 2s और 3s। भाई जो न्यूक्लियस के पास होगा वही करेगा। तो आपको पता है अच्छी तरह से, अगर 2s 3s का केस है तो 2s साफ साफ पता लग रहा है, सेकंड शेल में है, 3 थर्ड शेल में है, तो ये न्यूक्लियस के पास 2s हो गया, तो करेक्ट आंसर है 2s करेगा। इन दोनों में से भी आपको पता है कौन करेगा, 4d4 है भाई 4d करेगा। इन दोनों में से भी आपको पता है 3d 3p भाई 3p करेगा। क्यों? ये न्यूक्लियस के क्लोज है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 63 पे आ जाते हैं। द ब्रोमीन एटम जिसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p और 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p। ओके, 2p 3p 4p ये बोला है। अब वो कह रहा है विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पुअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा भाई? जो दूर होगा, फारदेस्ट जो भी होगा, तो उसका सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो कौन हो गया सबसे दूर? 4p। करेक्ट आंसर है 4p। ये भी सिंपल है। अगले वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको 6 द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो, अलग अलग दे रखे हैं एनर्जी के साथ साथ। तो बताओ इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैव द सेम एनर्जी लिस्ट है, वो भी बताओ। और इनको क्या करो, अरेंज करके दिखाओ इंक्रीजिंग एनर्जीज में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं पहले से। इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, तो बताओ क्या बन गया? 4d। ठीक है भाई, ये बन गया आपका 4d। तो पहला आ गया आपका, पहले का आ गया 4d। दूसरे का देखते हैं, दूसरा क्या है? 3 और 2 है तो d, याद है ना l की वैल्यू, तो ये 3d। इसी तरह से तीसरे का लिख लेंगे 4p। ओके, ये 4p हो गया। 3d, ये 3d हो गया। फिर से 3p, ये 3p हो गया। फिर से 4p, तो ये 4p हो गया। ओके, तो ये आपके अरेंज हो गए अच्छी तरीके से, कौन से हैं इस तरीके से हमने डिजाइनेशन प्रोवाइड कर दी इसमें। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अरेंज करने वाले हैं भाई, कौन किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और कोई इक्वल होगा तो इक्वल भी कर देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे कम n+l वैल्यू किसकी है? n+l वैल्यू देखे तो सभी की n+l वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो देखो यहाँ n+l भी लिख देते ताकि जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो। 4 प्लस में d होता है 2, तो ये 6 होगी। 3 प्लस में 2 5 होगी। 4 प्लस 1 5 होगी। 3 प्लस 2 3d, ये भी 5 होगी। 3p की बात करें तो 3 प्लस 1 4 होगी। 4p 4 प्लस 1 5 होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है 4 का ही आएगा कोई, तो 3p आ गया हमारा। तो ऑर्डर हो गया भाई 3p सबसे कम। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 में 1 2 3 4 है। ठीक है ना, ये 4 के 4 5 के हैं। तो इन 5 में से भी देख लो सबसे कम कौन सा है जिसकी n की वैल्यू सबसे कम होगी। ये n की वैल्यू, ये n की वैल्यू, n की वैल्यू सबसे कम 3d की है, तो हम लिखेंगे यहाँ 3d जो कि इक्वल है 3d के। और आगे चलते हैं, ग्रेटर देन पे अब 5 में ये ले लेंगे 4p, तो ये दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे 4p जो कि इक्वल है 4p। और लास्ट में कौन सा आएगा? 6 का, जो कि है 4d। तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे इसको। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। इसमें आप नंबरिंग जो ये है वो उसके नीचे आप लिख सकते हो। आपने किसकी लिखी है भाई? 3p है, 3p यहाँ है, तो ये 5 वाला यहाँ आ गया नंबर 5 पोजीशन पे जो था। 3d वाले 2 थे, 3d 2 है और यहाँ 3d 4 है, तो 2 और 4 तो क्योंकि बराबर है तो कैसे भी लिख लो। 4p 3 है और 4p 6 है, तो
4 बराबर है 6 के, और यहाँ नंबर 4D पे 1 था तो ये 1 हो गया। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो इक्वल है वो इस तरीके से दिखा सकते हो। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, समझ में भी आ गया होगा आपको। अब चलते हैं, और जो हमारे अभी तक के किए हुए क्वेश्चंस में से छूट गए थे, रह गए थे, उनको देख लेते हैं। आप जल्दी से आ जाओ, 22 पे आ जाते हैं। 22 देखते हैं ऐसा क्या है 22 में। तो अगर हम 22 को देखें तो इस क्वेश्चन में दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कुछ इस तरीके से दिखा रखी है। ये देखो ये 22 है, मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर दिस वन इज 22। कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो यार बड़ा सिंपल है, हम इस तरीके से कर लेंगे इसको। देखो सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया 11, तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 11। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ तो ये आ गया आपका 11 आ गया। पोटेशियम पॉजिटिव 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ये 18 आ गया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 10 हो जाएगा, 11 नॉर्मल होते हैं। मैग्नीशियम 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 10 है। कैल्शियम 20 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया 18 है। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, वैसे तो 16 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन तो 18 हो गया। आर्गन तो होता ही 18 है। तो इनमें से कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक? बड़ा सिंपल है, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कौन कौन हो गए? पोटेशियम, कैल्शियम, S2 नेगेटिव, सल्फर और आर्गन। ठीक है ना, ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और इसके अलावा सोडियम और मैग्नीशियम के जो आयन है ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इन दोनों का पेयर बना दो और इन चारों को अलग से, और नीचे लिख दो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब इसका देखते हैं 23 का कौन सा पोर्शन है जो हमारा रहता था। ये देखो 23 में वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सारी कर ली थी, बड़ा सिंपल था और आसान हो गया था। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। कोई भी मैं एक कर देता हूँ इसका, जैसे C करता हूँ मैं, यही मुश्किल है, वैसे तो सारे आसान है, ये भी आसान है। 3p5 तो कह रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन करो और लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आना चाहिए 3p5, और बताओ वो एटॉमिक नंबर किसका होगा। चलो ठीक है, देखते हैं 3p5 के लिए हम क्या करेंगे। जैसे लास्ट में 3p5 आना चाहिए, स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2, ये कॉमन नहीं लगाना इसके बीच में कभी भी। 2p6 3s2 आ गया अभी 3p पे 5 पे रोक दो। बताओ ये एटॉमिक नंबर किसका है। 10 प्लस 2 12 और 7 17, तो एटॉमिक नंबर हो गया 17 और ये है क्लोरीन। खत्म। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देख के बताना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर था। वैसे ये है थर्ड, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी देख लो भाई, सी भी आसान है। बी देखते हैं, बी नियोन, और यहाँ है 3s2 3p3, इस तरीके से है ये नियोन है। तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15, तो आंसर आ गया 15 एंड दिस इज फॉस्फोरस। इस तरीके से बताना है, ठीक है ना। तो ये भी आसान था, बहुत आसान है, तो कर ही दिया आपने। ओके, अगला 27 ये सेकंड लास्ट है। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताने इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे O2 पॉजिटिव है, ये मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे मुश्किल वाला ही करूँ। O2 पॉजिटिव, ये इस तरीके से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, देखो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए। तो 16 में से एक प्लस का मतलब लॉस हो चुका है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए इसमें 15, इस तरीके से, ठीक है। 28 की बात करें तो यहाँ वो कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू L एंड M। बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो इसकी, ये आप कर भी चुके हो। लिस्ट द क्वांटम नंबर M और L बताओ 3D, ये भी कर चुके हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर पॉसिबल। इनमें से पॉसिबल कौन कौन सा है? 2s बिल्कुल पॉसिबल है, 2p बिल्कुल पॉसिबल, 3f भाई पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है, 1p तो होता ही नहीं। देखो आपको याद होगा जब हम इसको करते थे तो इसमें 1 का नाम लेते थे तो 1 से क्या आता था? सिर्फ 1s। 2 से क्या आता था? 2s 2p। और 3 से 3s 3p 3d। तो देखो 3 में कोई f नहीं होता तो 3f पे लग गया क्रॉस, 3f इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से 3f इज नॉट पॉसिबल। और इसी तरह से 1p भी नहीं है तो 1p इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से हम दिखाना है कि 1p और 3f इज नॉट पॉसिबल, बाकी दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनसीईआरटी के जो बच्चे कुछ 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जो अगली वीडियो आपकी होगी उसमें हम 65 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी के सभी लास्ट ईयर में कभी ना कभी किसी स्कूल ने पूछे थे एग्जाम में। हमने पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिया एनसीईआरटी को फोकस करते हुए। हम थोड़ा और रिफाइन होंगे, क्या पढ़ेंगे? लास्ट ईयर के क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है और बहुत स्पीडली आप कर दोगे। बहुत से 65 में तो मैं कहूँगा आपको 55 पहले से आते होंगे, बस प्रैक्टिस होगी, पूरे चैप्टर में घूम जाओगे। और उसके बाद जो है रिफाइन होने के बाद सुपर रिफाइन करने के लिए हम जो नीट के क्वेश्चन है, मेडिकल के क्वेश्चन है, वो करेंगे इस चैप्टर के, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर करे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। होप कि आपको ये समझ में आया होगा हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, टेक केयर।